मित्राणि नमः जनभाषायै संस्कृताय श्रीगुरुवे नमः वंदे वेदमातरं। संस्कृत बाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में व्याकरण वीथ्यंतर्गत संधियों के बारे में जानेंगे। यह व्याकरण वीथि जो कक्षा नवम और दशम NCERT द्वारा प्रसारित पुस्तक का अध्याय है। आज हम इसका तीसरा अध्याय संधियों के बारे में जानेंगे। अगर संधियों को जानने से पहले आपने इसका प्रथम भाग जो पहला अध्याय है उसको नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखिएगा, दूसरे अध्याय को भी देखिएगा। आपको प्रत्याहार आने चाहिए, किस स्वर वर्ण का या व्यंजन वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, क्या प्रयत्न है, यह सब आपको पता होना चाहिए, तभी हम संधि कर पाएंगे। प्रारंभ करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, यानी वर्ण से विकार संधि। वर्ण का जो विकार है वही संधि है। तो यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक सूत्र है पराह सन्निकर्ष संहिता, यानी जब दो पदों की बहुत ज़्यादा आसपास आ जाते हैं वो तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। आगे उदाहरण दिया है, उदाहरण द्वारा आप समझ जाएंगे। तो उनकी संहिता संज्ञा होती है, उसके बाद संधि हम कर सकते हैं। जिन वर्णों की संहिता संज्ञा नहीं होती है उन वर्णों की हम संधि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैसे हमने समास के बारे में जाना है तो समास में भी समर्थ स्वंत से ही समास होता है। अब समर्थ स्वंत नहीं होगा तो समास नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ भी संहिता संज्ञा अवश्य होनी चाहिए, तभी हम संधि कर पाएंगे। तो संधि करने से कुछ नया वर्ण विकार उत्पन्न होता है, यानी जो वर्ण वहाँ पर है उस वर्ण के स्थान पर या तो नया वर्ण आएगा या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ई को या हो जाता है, ऊ को वाह हो जाता है, तो यह परिवर्तन हो रहा है, यही विकार है। वहाँ उस वर्ण के स्थान पर दूसरा विकार आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा है, वही विकार है। तो उस विकार के लिए उसी विकार को हम संधि कहते हैं। यथा एक उदाहरण दिया, कहा विद्या आलय, विद्या का जो घर है, आलय अर्थात घर, तो विद्यालय दोनों आ थे। विद्या में आकार है और आलय में भी आकार है, दोनों आकार के स्थान पर एक आकार हो जाएगा तो विद्यालय ऐसा रूप बन जाएगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण था। अब जानते हैं कि संधि कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। कहा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अंतर्गत अच संधि, इसको अच लिखा है। अच मतलब क्या है? अच प्रत्याहार है। अयुन रील एवं अयौच के चातक जो जाता है वह अच प्रत्याहार है। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ऐसे 9 वर्ण आते हैं इसमें। फिर अगला जो प्रत्याहार है वह हल प्रत्याहार है। उसके ठीक बाद हल प्रत्याहार आता है। योज के बाद से हाई वर्ण से लेकर हल के ला तक जाता है, पर इसमें 2 बार हा आता है, पर हमको गिनना एक ही बार हा है, क्योंकि वो 2 बार आता है उसके अलग कारण है। हा 2 बार क्यों आया? तो यहाँ पर हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तो व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही व्यंजन वर्ण है। फिर विसर्ग संधि, जहाँ पर हमें विसर्ग दिख जाए वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो जहाँ स्वर होगा अंतिम वर्ण में, यानी 2 पद होते हैं संधि में, तो पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पूर्व में यदि स्वर वर्ण होगा तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। पर व्यंजन संधि में पूर्व पद के अंत में तो व्यंजन होना चाहिए, पर उत्तर पद के पूर्व में यदि व्यंजन नहीं होगा तो भी वहाँ संधि हो जाएगी। वहाँ अगर स्वर भी होगा तो भी संधि हो जाएगी। ऐसा आप देखेंगे अभी जब हम संधियाँ और व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे इसको। और विसर्ग संधि में स्पष्ट है कि विसर्ग का होना आवश्यक है, जहाँ विसर्ग होगा वहीं विसर्ग संधि होगी। चलिए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता, जब 2 स्वर वर्ण अत्यंत समीप आ जाएं तो उनको यथा प्राप्त जो वर्ण विकार होगा, जो उसमें परिवर्तन आएगा, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। देखिए पहला जो सूत्र दिया, पहला प्रकार है दीर्घ संधि का, जो भी हमने पढ़ा विद्यालय, वह भी इसी का उदाहरण था। तो यदि ह्रस, इसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के बाद कोई भी इसके समान सवर्ण वर्ण आए तो वह दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद कोई सवर्ण वर्ण आए, सवर्ण यानी आ आया, अक में आ आता है, अयुण आ ई उ री री, ये 5 वर्ण आते हैं। अब इनके स्थान पर यदि इनके ही समान वर्णी आ जाए, पर ली के नहीं आएंगे, क्योंकि ली जो है उसका एक ही वह समान ही है। ली ह्रस्व आएगा या ली प्लुत आएगा, ली दीर्घ होता नहीं है, तो ली ही ह्रस्व ही होगा दोनों बार। तो यहाँ पर आ ई उ री, इन 4 वर्णों के बाद यदि आ ई उ री आए तो समझ लीजिए वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, क्योंकि दोनों उत्तर पद में और पूर्व पद दोनों में समान वर्ण हैं, तभी दीर्घ संधि होगी।
यदि उत्तर पद में कुछ और वर्ण आ जाएं तो फिर वहाँ पर अलग संधियाँ होने लगेंगी, इसलिए दोनों में समान वर्ण आने चाहिए। अकह यानी अक प्रत्याहार के बाद इनके ही सवर्ण आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो अगर आ और आ हो तो आ हो जाएगा, या आ हो तो भी आ हो जाएगा। यानी अगर ह्रस्व आ है और दीर्घ आ है तो दोनों के स्थान पर भी दीर्घ आ होगा, और यदि दोनों स्थानों पर दीर्घ आ है तो भी वहाँ पर दीर्घ आ होगा, और दोनों स्थानों पर लघु अर्थात ह्रस्व आ है तो भी दोनों स्थानों पर दीर्घ आ होगा। ऐसा ही ई के संबंध में है, यह लिखा है कि यदि आ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अथवा आ दीर्घ हो अथवा ह्रस्व हो, दोनों जब मिलाएंगे तो आ ही होगा, यानी दीर्घ आ होगा। इसी प्रकार ई हो या ई हो, या ई हो या ई हो, दोनों पूर्व पद में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का आदेश होगा। फिर ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, और ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ उत्तर पद में, तो भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का ही आदेश होगा। ठीक उसी प्रकार री हो या री हो, अथवा उत्तर पद में भी दीर्घ री हो अथवा लघु ह्रस्व री हो, दोनों के स्थान पर दीर्घ री का आदेश होगा। चलिए देखते हैं, उदाहरण दिया। सर्वप्रथम यह आ के उदाहरण देंगे। आ यानी आ और आप, जब उत्तर पद में भी आ हो और पूर्व पद में भी आ हो। देखिए पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक में ककार में अकार है, ककार उत्तरवर्ती अकार, व्याकरण की भाषा में कहते हैं ककार उत्तरवर्ती अकार। और आलय में आलय घटक आ, तो दोनों को यहाँ पहले में लघु आ है और दूसरे में दीर्घ आ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, मिला देंगे पुस्तकालय, ऐसा बन जाएगा। तो एक अकार का लोप हो जाएगा, दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार आ जाएगा, लोप तो नहीं होगा। खैर देवाशीष, यहाँ भी देव धन आशीष, एक ह्रस्व आकार है और एक दीर्घ आकार है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार हो जाएगा, तो देवाशीष ऐसा बन जाएगा। पर दैत्यारिहि, दैत्यों के जो शत्रु हैं, तो यहाँ पर भी दोनों ह्रस्व आकार हैं, दोनों उत्तर पद में भी ह्रस्व आकार है और पूर्व पद में भी ह्रस्व आकार, दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार हो जाएगा, तो दैत्यारिहि ऐसा बन जाएगा। फिर चा धन अपि, यहाँ भी दोनों ह्रस्व आकार हैं, चापि ऐसा बन जाएगा। फिर विद्यार्थी, यहाँ एक में दीर्घ आकार है और एक में लघु ह्रस्व आकार है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार हो जाएगा, विद्यार्थी ऐसा बन जाएगा। फिर गिरिधन इंद्र, अब यह ई के उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ दोनों ह्रस्व ई हैं, गिरी में भी ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का आदेश हो जाएगा, तो गिरीन्द्र ऐसा बन जाएगा। कपिधन ईश, कपीश ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक तरफ ह्रस्व ई है और एक तरफ दीर्घ ई है, ईश इसमें दीर्घ ई है, पर दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, तो कपीश। ठीक उसी प्रकार मही धन ईशा, दोनों में दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर एक ई आदेश हो जाएगा, तो महीशा। लक्ष्मीश्वर, यहाँ भी दोनों में दीर्घ ई है, उनके स्थान पर एक दीर्घ ई हो जाएगी, तो लक्ष्मीश्वर ऐसा बन जाएगा। फिर सुधन उक्ति, अब ये ऊ के उदाहरण दे रहे हैं, तो सुधन उक्ति तो सूक्ति, दोनों तरफ ह्रस्व ऊ हैं और ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो सूक्ति ऐसा बन जाएगा, सूक्ति। फिर भानुधन उदय, दोनों ह्रस्व ऊ हैं, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो भानुदय ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ री का उदाहरण दे रहे हैं, अंतिम उदाहरण। पितृधन ऋणम, पितृणम ऐसा बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगी री। अब गुण संधि है, देखिए यहाँ गुण के ऊपर स्टार लगा है, स्टार मतलब क्या है, अदेंग गुण के बारे में कहा गया है नीचे, देखिए अदेंग गुण मतलब आ ए, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत मतलब आकार जो ह्रस्व आकार है, और एंग प्रत्याहार में ए ओ दो वर्ण आते हैं, इन दो वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। एक सूत्र है अदेंग गुण, तो अदेंग गुण से इनके गुण वर्ण हो जाते हैं। तो यही तीन गुण होते हैं, जहाँ भी आपको आ ए ओ दिखें वहाँ पर समझ लीजिए, आ तो नहीं दिखेगा, ए और ओ दिखें तो समझ लीजिए गुण संधि हुई है, और यदि आई और औ दिखें तो समझ लीजिए वृद्धि संधि हुई है। ऐसा संभवतः है, प्रायः ऐसा होता है, नहीं आप हर जगह मार दें तो ऐसा नहीं होगा, प्रायः ऐसा होता है। उसका विच्छेद करके देख लीजिएगा, यदि गुण हो रहा है तो समझ लीजिए। तो गुण कैसे होता है, ई के स्थान पर ए आदेश होता है और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। देखिए लिखा भी है आद गुण, गुण संधि का ये सूत्र है वह कौन सा है, आद गुण। अगर आप संधि के साथ सूत्र भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आ और आ के बाद कोई ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है, यानी आ के बाद कोई ई आए, यानी पूर्व पद में आकार हो, पूर्व पद के
जो अंतिम वर्ण है उसमें आकार हो या दीर्घ आकार हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में इकार हो या ईकार हो तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है, क्योंकि ई का गुण क्या होता है ए। अभी मैंने कहा तो ई के स्थान पर ए आदेश होता है, पर आ का भी लोप हो जाएगा। इसी तरह यदि आ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। यानी ह्रस्वकार या दीर्घ आकार के बाद ह्रस्वकार या दीर्घ ऊकार आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। तो ऊ का भी लोप और आ का भी लोप। यदि इसी तरह आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ री के बारे में बताया गया है, तो री के स्थान पर अर आदेश होता है। और एक अभी हमने पढ़ा री के स्थान पर अल आदेश होता है। री का उदाहरण नहीं मिलेगा, री प्रयोग नहीं होती है लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में री का प्रयोग होता है, इसलिए लौकिक संस्कृत में नहीं होता है। तो दोनों के स्थान पर री के स्थान पर आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। क्या अर क्या है? गुण है। री का गुण क्या है? अर है। देखिए आ और ये ई के उदाहरण दे रहे हैं। जब पूर्व पद में आ और आ हो और उत्तर पद में ई या ई हो तो ए हो जाएगा। देखिए उपधन इंद्र, उप में आकार है और उत्तर पद में इकार है तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा उपेंद्र, ऐसा बन जाएगा। देवधन इंद्र, देव में वकार में आकार और इंद्र में ई है तो देवेंद्र। गणधन ईशः तो गणेशः। महाधन ईशः, यहाँ दीर्घ आकार है और उत्तर पद में भी ईकार है तो महाधन ईशः महेशः, ऐसा हो जाएगा। नरधन ईशः नरेशः। सुरधन ईशः सुरेशः। सुर में रकारोत्तरवर्ती आकार और ईश में ईश घटक ई, दोनों के स्थान पर ए आदेश हो गया तो सुरेशः। ठीक उसी प्रकार लता धन एव लतेव, गंगाधन इति गंगेति, ऐसा बन जाएगा। फिर आ जब पूर्व पद में आ या आ हो और उत्तर पद में उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश होता है। भाग्यधन उदयः तो आ और ऊ मिलकर ओ हो गए भाग्योदयः। अभी मैं बताऊंगा कि ऊ और या ए क्यों होते हैं, ओ या ए क्यों होते हैं। फिर आएंगे सूर्यधन उदयः तो सूर्योदयः, सूर्य में आकार है और उत्तर पद उदय में उकार है तो आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। नरधन उत्तम नरोत्तमः। हितधन उपदेश हितोपदेश। महाधन उत्सवः महोत्सवः, आकार और उकार मिलकर ओकार हो गया। गंगाधन उदकम गंगोदकम तो आ और ऊ मिलकर ओ हो गए। यथोचितम यथाधन उचितम। गंगाधन ऊर्मिः, गंगा की लहर तो गंगाधन ऊर्मिः गंगोर्मिः, यहाँ भी आ और ऊ मिलकर ओ हो गए। महाधन ऊरुः तो महोरुः, ऐसा हो गया। नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा। अब यहाँ आ और री के उदाहरण दिए हैं तो अर आदेश होता है। देवधन ऋषि देवर्षिः। ग्रीष्मधन ऋतुः ग्रीष्म ऋतुः। वर्षाधन ऋतुः वर्ष ऋतुः। अब ऐसा क्यों कहा गया कि आ के ई के स्थान पर ए हो और ऊ के स्थान पर ओ हो? तो यदि आपने स्वर वर्णों जो हमने उच्चारण स्थान देखे थे उन उच्चारण स्थानों को अगर आप जानते होंगे तो उच्चारण स्थान में देखिएगा, वहाँ लिखा है अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। तो आ का उच्चारण क्या है? कंठ। और ई का क्या है? इचु यषणम तालु, यानी कंठ और तालु क्या होते हैं? दोनों के उच्चारण स्थान क्या हो गए? आ का कंठ और ई का तालु। अब हमें ऐसा वर्ण चाहिए जिसका उच्चारण स्थान कंठ भी हो और तालु भी हो, तो ऐसा उच्चारण स्थान कौन सा है? तो एक और वृत्ति है लघु सिद्धांत कौमुदी का, जिन्होंने अध्ययन किया होगा वो जानते हैं कि एदयितोः कंठ तालुः। ए और ऐ, एत और ऐत, इन दोनों की कंठ तालु से निकलते हैं ये दोनों वर्ण। तो कंठ तालु से क्या निकलता है? ए, इसलिए आ और ई के स्थान पर कंठ तालु वर्ण नहीं आता है, ए आता है। समझ रहे हैं कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का क्या है? तालु। और कंठ तालु उच्चारण स्थान वाला ही हमें वर्ण चाहिए, तो कौन सा वर्ण है ऐसा? ए। और इनका प्रयत्न भी विवृत है, विवृतम स्वराणाम। ठीक उसी प्रकार अब आ या ऊ मिलकर ओ क्यों होता है? तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? उपोपध्मानीयानाम औष्ठौ, औष्ठ है। तो अब हमें ऐसा वर्ण चाहिए जो कंठौष्ठ हो और उसका जो प्रयत्न है वह भी इनसे सम्मिलित हो, यानी आ और ऊ का जो प्रयत्न है वही उसका प्रयत्न होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ण है? ऐसा वर्ण आ और ऊ। तो आपने पढ़ा होगा ओ दऊ तऊ ओ दऊ तोह कंठौस्थम, यानी ओ औत और ओत और औत दोनों कंठोस्थ वर्ण हैं, ये कंठोष्ठ से निकलते हैं। तो आ और ऊ, आ का कंठ ऊ का औष्ठ, तो ओ का क्या है? कंठ और औष्ठ दोनों से निकलता है वो। इसीलिए
आ और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है और इनका प्रयत्न भी विपरीत है। यदि प्रयत्न समान नहीं होता तो भी चल जाता, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान समान है। और यह समझ गए। अब यहीं एक और आपको यही समझना होगा कि आ और ए मिलकर आई हो जाता है, तो यहाँ वृद्धि होती है। यहाँ इसका अपवाद है, ये गुण का भी हमने गुण पढ़ा कि आ के स्थान ई के स्थान पर ए होता है, ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है। अब उसका अपवाद आ रहा है, ये है वृद्धि संधि। एक और सूत्र है, वृद्धि के ऊपर भी स्टार लगा है, वृद्धिरादैच। इससे अलग सूत्र है, इतर सूत्र है, थोड़ा बता देता हूँ विस्तार पूर्वक। तो वृद्धिरादैच वह कहता है वृद्धि संज्ञा कौन की होती है, तो आत और ऐच प्रत्याहार की वृद्धि संज्ञा होती है। आत क्या है, आकार, और ऐच क्या है, अयौच। आई और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई एक आदेश हो जाता है। यानी जब आ और ए मिलेंगे या आई मिलेंगे तो आई हो जाएगा, और आ यदि आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। जहाँ आपको अभी मैंने बताया था कि ए या ओ देखें तो वहाँ गुण हो सकता है। अब यहाँ जहाँ पर आपको आई या औ देखें तो वहाँ पर वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः प्रायः ऐसा बनता है। अधिक संधियाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा उनका जो है तोड़कर भी देखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। और आ के स्थान पर आ और ए के स्थान पर आई होगा, और आ और औ के स्थान पर या ओ के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। तो मम धन एव, यहाँ मम में अकार है और एव में एकार है, दोनों के स्थान पर आई आ जाएगा तो ममईव। एक धन एकम, एक में ककार उत्तरवर्ती अकार, और एकम में एकम घटम एक ए, तो दोनों के स्थान पर एकैकम ऐसा हो जाए, आई आ जाएगा एकैकम। ये ए के उदाहरण हैं, आई के उदाहरण हैं। तब धन एव तबैव, यहाँ भी अकार और एकार मिलकर आई कार हो गया। अद्य धन एव अद्यैव, फिर लता धन एव लतैव, तथा धन एव तथैव। अब सता धन एव सदैव। आकार देखिए यहाँ ह्रस्व आकार थे, अब यहाँ दीर्घ आकार हो गया है। लता में दीर्घ आकार है और इधर ये तो ह्रस्व होती नहीं है, एकार है यानी ए है। तो आ और ए मिलकर आई हो गए। अब देवधन ऐश्वर्यम, यहाँ आई है तो आई के स्थान पर भी आई होगा, आ और आई के स्थान पर भी आई होगा, तो देवैश्वम देवैर्श्वम। और यहाँ भी आत्मधन ऐक्यम, यहाँ भी आई है तो आत्मैक्यम ऐसा बन गया। फिर अधन ओ, यानी आ और ओ मिलकर या आ या औ मिलकर या आ और ओ मिलकर कुछ भी हो जा सकता है। उत्तर पद में ह्रस्व आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है। पूर्व पद में ह्रस्व आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, और उत्तर पद में दीर्घ औ या ओ भी हो सकता है, तो औ ही आदेश होगा। जलधन होगा, ह्रस्वकार है और ओ है तो ओ के स्थान पर औ हो गया तो जलौघ ऐसा बन जाएगा। जलधन ओघ जलौघ। मम धन औषधि मम औषधि, यहाँ भी औ हो गया। नवधन औषधि नवौषधि, अब यहाँ औ है और यहाँ आकार है। विद्याधन औचित्यम, तो विद्योचित्यम ऐसा बन गया। आत्मधन औत्सुक्यम आत्मौत्सुक्यम ऐसा हो गया। अब अगला संधि का प्रकार है यण संधि। इको यणचि, एक स्थान पर यण आदेश होता है, सामान्यतः यही इसका अर्थ है। अच पड़े हो, अच कोई भी अच हो। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ आ के बाद यदि ई हो तो ए होगा, आ के बाद यदि ए हो तो आई हो जाएगा, आ के बाद यदि ओ हो तो औ हो जाएगा, यानी आ के बाद यदि आ हो तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई हो तो ई हो जाएगी, दीर्घ ई तो दीर्घ संधि में ये पढ़ा था। पर यण संधि में ऐसा नहीं है। यण संधि कहती है कि पूर्व पद में यानी जो पहला पद है उसमें ई एक प्रत्याहार, यण एक प्रत्याहार हो और बाद में कोई भी अच हो, बस पूर्व पद में एक प्रत्याहार होना चाहिए, तो वहाँ पर यण हो जाता है। यण क्या है, है वरट के या से लण के अणा तक जो जाते हैं वो यण है। य व र ल, यह चार वर्ण यण हैं। इसको संप्रसारण भी कहते हैं। जब ई ओ रे तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को या, ऊ को वा, री को रा और री को ला आदेश हो जाता है। जैसे यह कहा असमान स्वर, यदि ई के बाद ई आ गया तो क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ के बाद ऊ आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए असमान स्वर आना चाहिए। ऊ के बाद ई हो या री हो, ए हो, ऐसा होना चाहिए। अगर ऊ के बाद ऊ ही आ गया तो दीर्घ संधि मान ली जाएगी। जैसे उदाहरण दिए, या के उदाहरण दिए हैं पहले। यदि धन अपि, तो इकार के स्थान पर यकार हो गया,
और आगे अकार है, क्योंकि समान स्वर नहीं है इसलिए मिल जाएगा। यदि धन अपी तो या आएगा, या हलंत वाला आएगा और आ से मिलकर वह पूर्ण हो जाएगा। तो यदि का जो इकार चला जाएगा तो या दा क्या हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा। तो इसलिए दा और या मिलकर क्या हो जाएगा, द्या। तो यद्यपि ऐसा बन जाएगा। इति धन आदि, यहाँ भी तकार में इकार के स्थान पर याकार हो जाएगा, यकार हो जाएगा, तकार हलंत हो जाएगा। और आदि में या भी हलंत ही आएगा, पूर्ण या नहीं ही आएगा, हलंत तक या भी आएगा। तो हलंत या और दीर्घ आ मिलकर या हो जाएगा, तो इत्यादि ऐसा बन जाएगा। अतिधनाचार, तो ई के स्थान पर आ, ताक हलंत वाला, आ मिल जाएगा या में, तो अत्याचार ऐसा बन जाएगा। इति धन अवदत, इत्यवदत ऐसा हो जाएगा। नदी धन आवेग, नद्यावेग, यहाँ भी वही हुआ जो यद्यपि में हुआ था। दा हलंत हो जाएगा और ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। यहाँ दीर्घ ई है और उसके स्थान पर या आ गया। नदी का जो दा है हलंत वाला और उसके स्थान पर या आ गया, तो दोनों के स्थान मिला देंगे तो दा और या मिलकर द्या हो गया, और आगे आ मिला देंगे तो द्या हो जाएगा, तो नद्या वेग ऐसा हो जाएगा। फिर सखी धन ऐश्वर्यम, सख्यैश्वर्यम, यहाँ ऐ आ गया तो सख्यैश्वर्यम ऐसा बन गया। असमान स्वर है, मतलब समान नहीं है। यदि सखी के बाद ई ही होता तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाती। सुधन आगतम, ये वा के उदाहरण आ गए आप सब। सुधन आगतम, यहाँ वा हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा आ जाता है तो साल हलंत हो जाएगा, तो स्वागतम। अनुधन अयः, अन्वयः, यहाँ भी ऊ के स्थान पर वा हो गया और ना हलंत हो जाएगा तो अन्वयः। अनुधन एषणम, अन्वेषणम, तो यहाँ भी ना हलंत हो जाएगा और ऊ के स्थान पर वा। मध्वरी, मधुधन अरि, मधु के शत्रु, मधु राक्षस के शत्रु, तो मध्वरी। मधुधन आगमनम, मधुधन आगमनम, तो बद्ध्वागमनम, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर वा और वा में आ मिल जाएगा तो बद्ध्वा ऐसा हो गया, और गमनम, बद्ध्वागमनम। पितृधन आदेश, ऋकार के उदाहरण है। पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन उपदेश, पितृपदेश। यहाँ री के स्थान पर क्या हो रहा है, रा, री के स्थान पर ला हो जाएगा, री के स्थान पर रा होगा, ता और रा मिलकर क्या होगा, त्रा। तो पितृ आदेश, पित्रादेश, पितृपदेश, ता और रा मिलकर फिर त्रा हो गया, पितृपदेश। और फिर मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। और अब लृ का उदाहरण दिया, लृ धन आकृति, लृ का प्रयोग नहीं है इसलिए बहुत कम उदाहरण मिलते हैं लृ के। तो लृ धन आकृति ही लाकृति ही, लृ की तरह जिसकी आकृति हो, शरीर हो, वह लाकृति। तो लृ के स्थान पर ला हो गया, लाकृति। अयादि संधि, अयादि संधि थोड़ी जो यण संधि पड़ी थी उसके दो वर्णों से थोड़ी घुमा देती है, यानी या वहाँ भी आते हैं और या वहाँ यहाँ भी आते हैं। बस थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर यण हुआ है या अयादि हुई है। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावः, यानी एच प्रत्याहार के स्थान पर अय, अब, आय, आब आदेश होते हैं। एच प्रत्याहार कौन सा है, ए ओंग अयौच, ठीक है, ऐच नहीं बोला मैंने, एच बोला है। तो एच और ऐच में अंतर है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी तो मैं भी होता हूँ। एच और ऐच में बहुत अंतर है। एच में 4 वर्ण आते हैं और ऐच में 2 वर्ण आते हैं। तो यहाँ एच लिखा है, एच में 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 वर्ण हैं। इनके स्थान पर क्रमशः एक के स्थान पर क्या होता है, अय होता है, और फिर उसके बाद ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। अगर हम प्रत्याहार के हिसाब से देखें तो ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर अब और ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आब आदेश होता है। कैसे होता है आप आगे देखिएगा। ये भी लिखा है कि ए को ऐ को आय, ओ को अब और औ को आब आदेश होते हैं। अयादि चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ ले किसी भी एग्जाम में अयादि चतुष्टय कौन होते हैं, तो एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो ए को ऐ को आय, ओ को अब और औ को आब करते हैं। अन्य धन अनम, तो यहाँ पर एक यू के स्थान पर अन जो ल्युट प्रत्यय होता है, उस ल्युट में से यू बचता है। एक प्रत्यय होता है ल्युट, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो ल्युट प्रत्यय होता है, उस ल्युट के स्थान पर ल्युट में यू बचता है और फिर यू और ना का उसे अन आदेश हो जाता है ल्युट के यू को, तो अन हो गया। उसके स्थान पर नी धातु है, नी प्रापणे, ले जाने अर्थ में धातु है नी, उसको सार्वधातुकार धातु का वो से गुण हो जाता है तो ने हो जाता है। तो ने धन अनम यहाँ पर अब हो गया बस सिस्टम वाला। ने के स्थान पर क्या करना है, आए, तो ने के
अकार को लोप कर देंगे तो ना क्या हो जाएगा, हलंत, पर उसमें आय मिलेगा तो नयनम ऐसा बन जाएगा। और या भी हलंत वाला ही होगा, तो या हलंत होगा, पर आगे उत्तर पद में क्या है, अकार है, तो अकार नयनम ऐसा बन गया। यहाँ भी शेधनम, शिंग सपने धातु है, सिंह सपने धातु स्वप्न करने अर्थ में या सोने अर्थ में, दोनों अर्थों में प्रयोग होती है। तो यहाँ भी ल्यू प्रत्यय हुआ और ल्युट प्रत्यय हुआ, और ल्युट में से अकार लकार की संज्ञा, यू के स्थान पर अनादेश, और शेधननम, शिंग को सार्वधातुकार धातु के से गुण, और शेधननम तो शयनम ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर भी एक के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया। एक के स्थान पर क्या होता है, अय। तो यहाँ अभी एक ही उदाहरण दिए हैं, अब अई के उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर अकहा, अभी अक कोई वर्ण थोड़ी है, यहाँ वृद्धि हो गई नी, उसी नी की, और यहाँ पर नी की वृद्धि होकर नई बन गया, और अकह। मणुल का जो बू है, उस बू को अन आदेश होता है, यू और अनाकऊ, यू बू वैतयो अनाकऊ स्तः, यू बू के स्थान पर अन और अक होते हैं। तो यहाँ अक हो गया, तो नायक नई, नई के स्थान पर अई के स्थान पर क्या आना चाहिए, आय। ना क्या हो जाएगा, हलंत, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ना होगा, क्योंकि आय आदेश हुआ है और ना क्या हो गया था, हलंत। तो आय के नायक ऐसा हो जाएगा, या में आ मिल जाएगा तो या पूर्ण हो जाएगा, तो नायक। ठीक उसी प्रकार भोधन अनम, यहाँ भी वही अन है जो हमने वहाँ पढ़ा था ऊपर शेनम में, और यहाँ भो भी गुण हुआ, भू का भो हो गया। ठीक, और भो, यहाँ भो के स्थान पर ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब आदेश, एचो एवा यावा से अब आदेश हो गया। ओ के स्थान पर क्या होना चाहिए, अब, तो भा का आ बचेगा, भा में आ मिल जाएगा, भा पूरा हो जाएगा, और वा में आ मिलेगा, भवानम ऐसा हो जाएगा। भानोधन ए, अब यहाँ देखिए भानवे ऐसा हो जाएगा। यहाँ ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और ए उसमें मिल जाएगा, भानवे। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ यण हो गया, क्योंकि यहाँ वा और या दिख रहे हैं आपको, शयनम में या है, नायिका में या है, भवनम में बा है, और भानवे में बा है, पावक में, नाविक में, भावुक में बा है। पर यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ यण नहीं हुआ है, यहाँ जो अयादी हुई है, इसलिए यण और अयादी में अंतर रखिएगा। भानोधन ए, ओ के स्थान पर अब आदेश, और अब में ना में आ मिल जाएगा, भानना पूरा, और बा में ए मिल जाएगा, भानबे। ठीक उसी प्रकार पौधन अकहा, पावकहा ऐसा बन जाएगा। फिर नवधन इकहा, नाविकहा, नव भी, नव में औ के स्थान पर क्या आदेश हुआ, आव आदेश हुआ। ठीक है, औ के स्थान पर आव और ओ के स्थान पर अब, तो आव होगा तो पावकहा, नाविकहा। आपको पहचानना है कि औ कहाँ हुआ है और ओ कहाँ हुआ है। तो यहाँ दीर्घ आकार हो तो वहाँ आव आदेश हुआ होगा, जहाँ ह्रस्व आकार हो तो वहाँ आव आदेश हुआ होगा। जहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं आप, जहाँ पर दीर्घ आ हो वहाँ पर आय हो तो वहाँ पर आय आदेश हुआ होगा, और जहाँ पर ह्रस्व आ हो तो वहाँ पर आय आदेश हुआ होगा। यानी ह्रस्व आ होगा तो ह्रस्वकार ही होगा, और दीर्घ आय का आदेश होगा तो आ बड़ा हो जाएगा। जैसे नायका में ना बड़ा है, दीर्घ वर्ण है ना, क्योंकि वहाँ आय आदेश हुआ है। भानबे, तो यहाँ नहीं, भानबे में नहीं, पावकः, यहाँ पर पावकः में पा जो दिख रहा है वो दीर्घ है, क्योंकि वहाँ पर आव आदेश हुआ है। नाविकः में भी औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, नाविकः, भऊ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, भावुकः ऐसा बनेगा। भाव और ऊ मिल जाएगा, भावुकः। अब पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। ये अयादि का अपवाद है। देखिए, अंत के पद में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि एकादेश हो जाता है। ओ या ओ प्लस आ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। यानी ए आ के बाद ए हो जाता है, और ओ आया आ के बाद ओ एकादेश हो जाता है। यानी ये पूर्व रूप का, ये उसका अपवाद है, पूर्व संधि का, अयादि संधि का अपवाद है ये पूर्व रूप संधि। देखिए आप उदाहरण द्वारा समझिए। हरे धन अत्र, तो यहाँ हरे में क्या है, एकार है। हरे में रकार उत्तर वृत्ति एकार, और अत्र में अत्र घटक आ, तो दोनों के स्थान पर यह चिन्ह जाएगा, अवग्रह चिन्ह, जो 5 के स्टाइल से दिखता है, अंग्रेजी का चिन्ह एस के समान। तो यहाँ हरेत्र ऐसा बन जाएगा। देखिए और भी सुंदर सुंदर संधियाँ हैं। ए समा गया,
परंतु ये देखिए हरेयत्र में हरेयत्र यहाँ पर अय आदेश नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए अय, पर अय नहीं हुआ। हरे धन हरयत्र नहीं बना, आ के और आ ए में समा गया और रूप बना हरेत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। अवग्रह का उच्चारण नहीं होता, वेद में थोड़ा झटका लेके पढ़ देते हैं, बाकी हम समझ नहीं पाएंगे। लोग संस्कृत में लिख सकते हैं हम, पर बोलने में तो हरेत्र ही कहना पड़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ अवग्रह भी लगा होगा, और जब हम लिखेंगे तो अवग्रह लगा देंगे। वेद में थोड़ा झटका लेके पढ़ते हैं हरेत्र ऐसा। ते पी ते धन अपि, यहाँ भी आय आदेश होना चाहिए पर नहीं हुआ, उसको बाध कर ये इंग पदांतादति, यह कहता है कि इंग के बाद पदांत में अपग्रह हो जाए, तो अपग्रह हो गया। तेपी ऐसा बन गया। हरे धन एव हरेव, यहाँ भी आय आदेश होना चाहिए पर नहीं हुआ। वृक्षे धनापि, यहाँ भी आय होना था पर नहीं हुआ, वृक्षेपि ऐसा बन गया। जले धन अस्ति जले अस्ति। गोपालो यम गोपालो हम, या गोपालो यम गोपालो हम, तो गोपालो हम बन गया, आ का लोप हो गया। विष्णुधन अब विष्णु ऐसा बन गया। तो जहाँ भी आपको अवग्रह दिखे आप समझ लीजिए वहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। अब प्रकृति भाव, पूर्व रूप के समान आप समझ लीजिए कि पूर्व की तरह ही रूप रहते हैं। पूर्व की तरह जैसे ते अपि तेपी, दोनों को मिलाएंगे तो भी तेपी पढ़ेंगे हम, बस आ का लोप करना। तेपी हरेव वृक्षेपि जलेस्ति, दोनों समान ही हैं, पूर्व पद के अनुसार ही, पूर्व पद के नहीं। जो बिना संधि विग्रह रूप था वही संधि में रूप रहेगा, बस आकार का लोप हो जाता है। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, यह कब होता है? जब आकार उत्तर पद में होता है, ठीक है। अब अगले सूत्र है अगली संधि है प्रकृति भाव संधि। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, यह इसका सूत्र है। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। इसे संधि का भेद ना कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की उपस्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक न होता है और उसके बाद अच होता है तो प्लुत प्रगृह्य वर्णों का संधि ना होते हुए भी प्रकृति भाव होता है, यानी यह संधि नहीं करता है, बस संधि हमें लगता है कि संधि हो चुकी है। इसके उदाहरण नहीं देखा, इसके उदाहरण भी हैं, अभी हम समझ जाएंगे। तो यहाँ संधि होनी चाहिए पर संधि ना होकर ज्यों का त्यों रूप रहता है, यानी जो वैसा था संधि विग्रह में वही रहेगा, इसीलिए प्रकृति भाव कहा इसको। इसकी संज्ञा देखिए, ये सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसो मात। जो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम है वह कहता है ईदंत उदंत या ईदंत द्विवचनों को प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईदंत उदंत और ईदंत यानी जिनके अंत में ई हो, ऊ हो, ई या ए हो और द्विवचन रूप हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई ऊ या ए हो तो उनके स्थान पर उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र है, और उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। यदि उसके बाद यदि कोई अच होगा तो संधि नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। द्विवचन हो और ईदंत हो, उदंत हो, ईदंत हो तो क्या होगी? संधि होगी क्या? नहीं होगी। नहीं, ई को या कर दें, ऊ को वा कर दें, ए को ए कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, संधि नहीं होगी वहाँ पर। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम उसको बाध देगा। फिर अगला सूत्र है अदसो मात। देखिए इसको उदाहरण भी देखी दिए हैं। कवि धन इच्छतः, कवि जो शब्द है हरि की तरह रूप चलते हैं, हरि हरि हरयः, ऐसे ही हर कवि कवि कवयः, कवि कवि कवयः। यहाँ दीर्घ ईकार है द्विवचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन, तो यहाँ भी कवि इच्छतः, तो यहाँ यही रहेगा। विष्णु धन इमौ, ये भी गुरु की तरह रूप चलते हैं विष्णु के, तो विष्णु द्विवचन है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन है, प्रथम विभक्ति और द्विवचन विष्णु इमौ, तो यहाँ भी संधि नहीं हुई। बालिके आगच्छतः, ये भी द्विवचन है, यहाँ भी संधि नहीं हुई। यहाँ पर कवि विष्णु और बालिके ये क्रमशः ईकारांत उकारांत और एकारांत है। कवि में ईकारांत, विष्णु उकारांत और बालिका जो है, बालिका तो आकारांत, बालिके एकारांत है। अच्छा, एकारांत है, द्विवचन में एकारांत है, उनके होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। ये कवि इच्छतः विष्णु इमौ बालिके आगच्छतः ऐसे ही रहेंगे। आप कहें बालिके गच्छतः ऐसा नहीं बनेगा, नहीं आग वो अब आदेश कर दें, ये नहीं होगा,
आ के स्थान पर अवग्रह हो जाए या ए के स्थान पर अवादेश हो जाए, कभी के यहाँ पर या हो जाए, विष्णु को वाह हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अदसो मात, इसका है अदस शब्द के माँ के बाद ई या उ आए तो यहाँ भर भी प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे अदश का अमी धन ईशाह, अदश का एक रूप है अमी, और अमी धन ईशाह अमु आसाते, यहाँ पर अमी और अमु प्रगृह संज्ञक हैं क्योंकि वह अदश के शब्द रूप हैं, तो यहाँ भी किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है ए ही कृष्ण, यानी ये प्रकृति भाव का एक और उदाहरण का है ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ पर आ और आ दीर्घ संधि नहीं हुई। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण क्या था, प्लुत है, प्लुत प्रगृह्याच नित्यम आपने पढ़ा था सूत्र उसका कि ए ही कृष्ण, कृष्ण क्या है, कृष्ण यहाँ पर प्लुत स्वर है, जिसको जो लघु वर्ण है ह्रस्व वर्ण है उसे 3 गुना तेज बोलते हैं। ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, ऐसा पढ़ेंगे इसको। कृष्ण जो है कोई दूर में स्थित है, उसको बुला रहे हैं, यहाँ आओ गौ यहाँ चढ़ रही है। यहाँ पर आ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई, कृष्ण में आकार है और अत्र में भी आकार है, दोनों के स्थान पर कृष्णात्र ऐसा होना चाहिए था, पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कृष्ण संबोधन पद है और कृष्ण का आ प्लुत है। हम किसी को बुला रहे हैं और वो प्लुत स्वर में बुलाते हैं, तेज आवाज़ में बुलाएंगे ना, दूर खड़ा है कोई व्यक्ति तो इसलिए उसको तेज लगा रहे हैं, ए कृष्ण अत्र गोश्चरति, ऐसा कहेंगे। अब पर रूप संधि एंगी पर रूपम, उपसर्ग के आगे पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पर रूप एकादेश हो जाता है। यानी कोई उपसर्ग हो और उसके बाद ए या ओ हो तो उसका पर रूप एकादेश होता है। एंगी पर रूपम, एंग क्या है, पर रूप हैं, ए या ओ ये हो जाते हैं। देखिए आप आगे उदाहरण द्वारा, इस पर रूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। वृद्धि का अपवाद है ये, यानी आ और ए मिलकर क्या होता है, आई होना चाहिए था। जैसे हमने पढ़ा था एक धन एक आई का एक कहा, जल धन ओघा जल उघा, ऐसा पढ़ा था ना, तो उनके स्थान पर यहाँ होना चाहिए था प्राधने जते पर प्रई जते पर प्रे जते, ऐसा रूप बन रहा है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ प्रा उपसर्ग है, क्योंकि प्रा क्या है, उपसर्ग है, इसलिए प्रे जते ऐसा बना, प्रई जते ऐसा नहीं बना। वृद्धि कार्य प्रई जते होना चाहिए था पर नहीं हुआ। प्रा में स्थित आ की स्थिति ए में ही मिल गई। जो प्रा में आ था प्राकोरोत्तरवर्ती आकार, उसका लोप हो गया या वो आ में समाहित हो गया। आ और ए दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो गया। यहाँ पर आ की अपनी सत्ता नहीं बची, अतः प्रा धन ए जते प्रे जते, और ये ओ का उदाहरण दिया। उप क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो उपधन औषधि प्रा परा सम आंग ऐसे प्रत्यय होते हैं। उपौषधि, तो यहाँ भी जो उपौषधि ऐसा नहीं बना, उपोषति ऐसा बना। जलौघा जलधन ओघा, वहाँ ऐसा हो रहा था तो जलौघा ऐसा बना, पर वहाँ जल क्या था, वो जल शब्द था, प्रातिपदिक था, प्रत्यय उपसर्ग थोड़ी था। उपसर्ग होता तो वहाँ पर भी यही रूप बनता, उपोषति। अब ये अभ्यास कार्य आ गया है। चंद्रधन उदय चंद्रोदय, क्या संधि होनी चाहिए यहाँ पर, पहली वाली संधि है चंद्रोदय, गुण हो गया वो को, ठीक है। मातृधन ऋणम, यहाँ पर भी दोनों री समान है, दीर्घ संधि हो जाएगी, मातृणम ऐसा हो जाएगा। जो दूसरा लिखा है मातृणम ऐसा हो जाएगा। फिर यदि धन अपि यद्यपि, पहला वाला सही है। फिर मतिधन एकम, यहाँ क्या होना चाहिए, मत्यैकम, दूसरा वाला। भानुधन उदय भानुदय, चौथा तीसरा वाला अंतिम वाला। भावधन उकहा, अऊ के स्थान पर क्या होता है, आब होता है, मैंने कहा था आब होना चाहिए, और भावुक ऐसा रूप बनेगा। भावुक शब्द है, भाविक शब्द होता ही नहीं, भावक भी नहीं होता। विष्णुधन ईह, ओ के स्थान पर क्या होना चाहिए, अब, वैष्णवी ऐसा बन जाएगा पहला वाला। सर्वेत्र सर्वेत्र दूसरा वाला बनेगा इसका। गंगाधन इव, तो यहाँ पर भी आ और ई मिलकर आई हो जाएंगे, ए हो जाएगा, गंगेव ऐसा बनेगा, गंगा के समान। तो यहाँ तीसरा वाला होगा। फिर अधोलिखित विश्व संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संधेय नामम अपि लिखत, संधि का नाम भी लिखना है। तब धन एव तबैव, यहाँ वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि है। तब धन एव तबैव, नदी धन एव नदी धन इव नदीव, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है। के धन अपि, तो यहाँ के था, के स्थान पर अपि, तो यहाँ पर वो
पूर्व रूप संधि हो गई। अतिधन आचारः, यहाँ यण हो गया। अतिधन आचारः अत्याचारः। शेधन अनम शयनम। यथाधन उचितम यथोचितम। शेधन अनम में कौन सी हुई? अयादि संधि हुई शयनम। और यथोचितम यथाधन उचितम, यहाँ भी गुण हो गया आग। यथाधन उचितम ऊ के स्थान पर यह हो गया। फिर क्या लिखा है? प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम चन्यन चन्नी गुण तत्र नास्ति। यहाँ प्रकृति भाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो पहली वाली तो नहीं होगी। वृक्षेपी यहाँ पर अवग्रह आ जाएगा, तो वृक्षेपी ये हो यहाँ पर नहीं होगी। पहली वाली होगी, प्रकृति भाव संधि होगी, दूसरी वाली नहीं होगी। मुनि धन एतव यहाँ भी नहीं होगी। यहाँ द्विवचन है, मुनि क्या है? द्विवचन है, एतव भी द्विवचन है। साधु ऊपरी गच्छता, या साधु भी द्विवचन है, तो साधु ऊपरी। सखी एषः यहाँ भी नहीं होगी। मुनि इच्छता, यहाँ भी द्विवचन है। और सभायाम कभी आगतौ, यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ भी होगी। जहाँ द्विवचन है वहाँ पर होगी। देखिए वृक्षेपी में नहीं होगी, बस यहाँ पर कट का निशान लगाना है आपको। साधु परिगच्छतः यहाँ भी होगी। सखीधन एषा यहाँ भी होगी। फिर मुनिच्छतः यहाँ भी होगी। सभायाम कभी आगतौ यहाँ भी होगी। नदी इयं वहति यहाँ भी होगी। फिर अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदेषु संधि उच्छेदं कृत्वा लिखत। कवीन्द्रः कविधन इंद्रः दीर्घ संधि हो जाएगी। अत्याचारम अतिधन आचारम। गंगेति गंगाधन इति गंगेति। और यहाँ क्या लिखना है? रामः बढ़ति तथैव तथैव में तथाधन एव वृद्धि संधि हो गई। वानरः सर्वत्र वृक्षेपि वृक्षाधनपि वृक्षेधनपि वृक्षेपि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन अर्थात हल संधि, हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वे व्यंजन संधि होते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर या द्वव्यंजन के वर्णों में परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति, जो व्यंजन या हल वर्णों को परिवर्तन हो जाता है, वह व्यंजन संधि कही जाती है। यानी व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, व्यंजन पूर्व पद में होना चाहिए। उत्तर पद में यदि स्वर भी हो तो भी चलेगा, या व्यंजन हो। तो दो व्यंजन या स्वर वर्णों के जो सब व्यवधान रहित सामीप्य संहिता है, उसके स्थान पर हल वर्ण हो जाए परिवर्तन, तो हल वर्ण का विकार हो, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इष्टुत्व संधि है सबसे सर्वप्रथम। स्तोह श्चुनाश्चु बहुत सरल संधि है। ष्टुत्व ष्टुत्व ये बहुत सरल संधि है, एक ही बार में समझ जाएंगे। इष्टुत्व का जो उदाहरण है वह है स्तोह श्चुनाश्चु, यानी सकारता वर्गयो हो शकारच्चा वर्गयो हो संयोगा। जब इन दोनों का संयोग होगा शकारता वर्ग का और शकारचा वर्ग का, तो उसके स्थान पर शकारचा वर्ग होगा। अभी क्या होता है, यदि आपने स्वर जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें अगर आपने पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि शकार में चा वर्ग कौन सा है, और को चुटुपू ऐसे हमने पढ़ा था ना, तो चा वर्ग कौन सा है, ता वर्ग कौन सा है। फिर भी लिखा है यहाँ पर, यहाँ सा या ता। सा तो आप जानते ही होंगे दंती सकार, और ता था दा धा ना। और इसके बाद या पहले शा या चा हो, शा कौन सा, तालव्य शकार, उसके स्थान उसके बाद चा वर्ग हो, चा छा जा झा ञ। इनके स्थान आगे या पीछे, आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं, यानी पूर्व पद में भी हो सकते हैं उत्तर पद में भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, सा को शा हो जाता है, ता के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है, यानी ता के चा के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा, धा के स्थान पर झा, और ना के स्थान पर ञ हो जाता है। देखिए उदाहरण दिए हैं, मनश्चलति, तो यहाँ पर भी सा क्या है, तकार है, ता वर्ग है, स्तो है, और उसके बाद चलति क्या है, चा क्या है, चू है, यानी चा वर्ग का चा है और सा वर्ग का और सा है दंती सकार, दंती वर्ण है, और उसके स्थान पर क्या करना है हमारे लिए, तालव्य करना है। तो मनश्चलति ऐसा बन जाएगा, सकार को शकार हो जाएगा, मनश्चलति संधि हो जाएगी, सा चा मिलकर श बन जाएंगे। ठीक है। रामस्येते, रामश्येते यहाँ पर राम का जो सकार है उसके स्थान पर हम शा को शा कर देंगे, सा को शा कर देंगे, दंती सकार को तालव्य शकार कर देंगे, तो रामश्येते ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये सा के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। सा को शा हो जाएगा, यानी जो दंती सकार है उसके स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। मनश्चंचलम,
यहाँ पर भी उत्तर पद में क्या है, चा वर्ग है, और पूर्व पद में दंती सकार है। दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर नहीं, सिर्फ सा को तालव्य शकार हो जाएगा तो मनश्चंचलम ऐसा बन जाएगा। हरिधन हर्ष धन श्वेते, तो यहाँ पर भी हर्ष श्वेते ऐसा हो जाएगा। सकार को शकार हो जाएगा, यानी दंती सकार को तालव्य शकार हो जाएगा तो हर्ष श्वेते ऐसा हो जाएगा। अब ता वर्ग और चा वर्ग का, अभी ये शा का उदाहरण दिए थे, अब ता वर्ग और चा वर्ग का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सत धन चित, तो सत का जो तकार है उस तकार के स्थान पर क्या होगा, पहला वर्ण क्या है, ता का, चा वर्ग का चा, तो सच्चित ऐसा बन जाएगा। क्योंकि ता के स्थान पर चा होगा, था के स्थान पर छा होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सद्धनचित सच्चित, सद्धन चरित्रम, ता को चा हो जाएगा, सच्चरित्रम ऐसा हो जाएगा। उत्तंचारणम, तो उत्ता के स्थान पर चा हो जाएगा, उच्चारणम। सज्जन जनः, यहाँ पर जा क्या कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और यहाँ पर पहले सद्धन जनः, तो जा कौन सा, तीसरा है, इसलिए तीसरा वर्ण ही आना चाहिए। तीसरा वर्ण क्या है, ता था दा, और दा के स्थान पर क्या आना चाहिए, दा, जा, दा के स्थान पर चा वर्ग का जा आ जाएगा। तो सज्जनः, यहाँ पर पहले एक और संधि होगी, वह कौन सी है, जस्त्व है। जब जस्त्व होगी उसके बाद ये होगा। अब हमने जस्त्व पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे, आप समझ लीजिएगा, जस्त्व भी बहुत सरल है। तो पहले जस्त्व होगा, जस्त्व मतलब ता को जा कर देगा, और फिर ता को दा कर देगा, और फिर दा के स्थान पर जा हो जाएगा, तो सज्जनः ऐसा बन जाएगा। उज्जंज्वलम, यहाँ भी ता को दा हो जाएगा जस्त्व से, और फिर जा के स्थान पर जा ही होगा, उज्ज्वलम, ता को दा होगा और फिर दा को जा हो जाएगा, तो उज्ज्वलम ऐसा हो जाएगा। फिर जगत जननी, यहाँ भी ता को दा होगा, फिर दा को जा होगा, तो जगत जननी ऐसा बन जाएगा। जस्त्व संधि हुई है, ये तीनों के जो अंतिम उदाहरण हुए हैं, अंतिम उदाहरण जो दिए गए हैं उनमें जस्त्व संधि हुई है। जस्त्व क्या होता है, जब पूर्व पद में, उत्तर पद में यदि कोई तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, तो पांचवा नहीं, सिर्फ तीसरा चौथा या दूसरा वर्ण हो, तो वहाँ पर जस्त्व हो जाता है। जस्त्व मतलब जो जश प्रत्यय हो जाता है, जब गड़ दश, ज व ग ड द, ये जो हो जाते हैं। जगत जननी, उज्ज्वलम, सज्जनः, यहाँ पर यही हुआ है। ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व भी जो हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर वहाँ ष्टु था, यानी शकार चा वर्ग था, अब यहाँ पर मूर्धन्य शकार और टा वर्ग होगा, यानी शा या ता वर्ग का शा या टा वर्ग के साथ आगे या पीछे, यानी पूर्व पद भी हो सकता है, उत्तर पद भी हो सकता है, आगे या पीछे योग हो तो सा को शा हो जाता है, यानी जो दंती सकार है उसको मूर्धन्य शकार हो जाता है, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। देखिए कैसे, सा को शा करना है, तो रामस षष्ठा, रामस षष्ठः, तो यहाँ पर सकार को शकार हो जाएगा, तो रामस षष्ठः ऐसा बन जाएगा। फिर हर्षटीकते, यहाँ भी टा क्या है, टा वर्ग का है, तो टा वर्ग के स्थान पर सकार को शकार हो जाएगा, तो रामष्टीकते ऐसा, रामषष्ठः ऐसा बन जाएगा, और राम हर्षटीकते ऐसा हो जाएगा। अब ता वर्ग का टा वर्ग करना है, तो तत् शब्द है और टीका, ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो ट टीका ऐसा बन जाएगा। यद धन टीका, तो यद टीका ऐसा हो जाएगा। उड्डयनम, यहाँ भी जस्त होकर ता को दा होगा और फिर दा को डा हो जाएगा, तो उड्डयनम। और फिर आकृष्टंतः, यहाँ भी ता क्या है, उत्तर पद में, यहाँ भी सब हमने देखा था पूर्व पद में था, अब यहाँ ता उत्तर पद में है, तो ता को क्या हो जाएगा, टा, तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो आकृष्ट ऐसा हो जाएगा। आकृष और धन टह, आकृष्ट ऐसा हो जाएगा। उड्डयनम यहाँ पर जस्त हुआ और बाकी सब सरल ही है। ये जस्त भी आ गया, अब जस्त भी आप समझ लीजिएगा। तट टीका तन टीका, ता को टा हो गया, ता को टा हो गया दूसरे में भी, और यहाँ भी पहले जस्त हुआ, ता को दा हुआ और फिर दा को डा हो गया, और फिर आकृष्ट, यहाँ उत्तर पद में ता तह था, तह के स्थान पर टह हो गया, तो आकृष्ट ऐसा हो गया। अब जस्त झलाम जशोंते, पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। झल क्या है, झ या घड़ दश खप छड़ चढ़ दब कप यश शर हल, ये झल है, और इनके स्थान पर जश हो जाता है। जश क्या था, जब गड़ दश, ये झल हो जाता है। झलाम जशोंते, ये सूत्र, एक और सूत्र भी है, झलाम जश झशी ऐसा।
तो झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तो शा श तथा हा हो, ये कुल 24 वर्ण हैं। इनके स्थान पर झल, यह झल हैं, तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। जश में कौन कौन से? जब गण दश, ज व ग ड द। ये वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कैसे होगा? हर कहीं नहीं होगा, जब उत्तर पद में ऐसा हो। देखिए ये उदाहरण दिए हैं। वाकधन ईशः, ईशः में ई क्या है? स्वर है, पर यह जस्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर स्वर के साथ भी व्यंजन संधि हो जाती है। तो वागीशः, का को क्या हो गया? गा, गा, का का स्वर तीसरा वर्ण क्या है? गा है, का ख ग, तो वागीशः। ई, गा में ई मिल जाएगा तो वागीशः ऐसा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जगद्धनीशः, ता का क्या है? ता था दा, जगदीशः ऐसा बन जाएगा, दा में ई मिल जाएगा। स्वपधन अंतः, स्व जिनके अंत में हो, सुब जानते हैं आप, सुवजस अमर्षस टाभ्याम भिस, ये सु हैं, ऐसे अंत में जाते हैं। 7 विभक्तियाँ जो आप लगती हैं, जैसे रामः रामौ रामः बनाते हैं हम, तो उसमें प्रयोग करते हैं सुवजस, यही लगते हैं प्रत्यय। जो रूप बनते हैं वो सुवजस से ही बनते हैं, तो उनको सुबंत कहते हैं। स्वप जन के अंत में हो, तो स्वप प्रत्याहार का समूह है, और शुभ जन के अंत में हो सुबंतः। यहाँ पा वा, पा था वा, तो तीसरा वर्ण क्या है? वा, तो वा आदेश हो गया, सुबंत ऐसा बन गया। फिर अच धन अंतः, अच जन के अंत में हो, अच क्या है? यौच, ये अच हैं, और चा को जा हो जाएगा, अजंतः ऐसा बन गया। दिक धन अंबर, दिशाएँ ही अंबर हैं जिसकी, मतलब वस्त्र हैं जिसके। तृतीय वर्ण क्या है? का गा है, अभी हमने देखा था बागीश में भी। तो दिगंबरः, दिग्गजः, दिग्धन गजः, दिग्गजः। सद्धन धर्मः, सद्धर्मः। अबधन जम, अबजम। चिद्धन रूपम, चिदरूपम। अब ये तब होगा जब उत्तर पद में या तो स्वरवर्ण हो या फिर तृतीय चतुर्थ वर्ण हो। यदि प्रथम द्वितीय वर्ण हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर लक्ष्य संधि हो जाती है, संधि हो जाती है। और यदि अंतिम वर्ण हो तो फिर अनुनासिक संधि हो जाती है, यानी 5वां वर्ण हो तो चर्तव है। अब ये चर्तव हो जाता है जब मान लीजिए यहाँ पर सद्धर्म जो चौथा वर्ण है उसके स्थान पर यदि पहला वर्ण होता तो चर्तव हो जाता। खरी चा इसका सूत्र है। यदि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण सा, शा, यदि सा आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे सद्धन आका, सद्धनकारः, यहाँ ता क्या है? तृतीय वर्ण है। अब यहाँ पर जस्प होना चाहिए था, पर जस्प नहीं होगा, चर्त हो जाएगा, क्योंकि ता जो पूर्व पद उत्तर पद है उसमें प्रथम वर्ण है। का क्या है? प्रथम वर्ण है, का वर्ग का, तो सत्कारः ऐसा हो जाएगा। तो ता वर्ग, दा जो दा है वह कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का, और ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता है, इसलिए दा के स्थान पर ता हो गए, तो सत्कारः। तो इसी प्रकार लब्धन श्यते, तो यहाँ भी लब क्या है? चौथा वर्ण है पा वर्ग का, पा वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? पा, तो लप्स्यते, लप्स्यते ऐसा बन जाएगा। सा शा, ये खप छटत चट तब कप या शशर, शशर के रा तक जाता है ये। खप छटत के, खप छटत, खर प्रत्याहार जो होता है, खरीचा लिखा है ना, तो खप छटत चट तब कप या शशर यहाँ तक जाता है। तो इसलिए सा के साथ भी संधि हो जाती है। यहाँ सा क्या है? जो अलग है, वो किसी भी वर्ग में नहीं आता सा, पर फिर भी संधि हो गई, क्योंकि यहाँ पर खर प्रत्याहार के बारे में कहा था, तो खर में सा भी आता है, इसलिए लब स्यते ऐसा बना। लब, लब धातु है, और स्यते दिग्पालः, यहाँ भी दिग्धन, दिग्धन पालः, दिग में गकार है, गकार को ककार हो जाएगा, क्योंकि प्रथम वर्ण का वर्ग का है, और का वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा? का ही होगा, तो का हो जाएगा, दिक्पालः ऐसा हो जाएगा। पर अनुस्वार संधि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, नहीं ये नहीं है। यदि किसी पद के अंतिम में माँ हो अथवा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। यदि स्वर होगा तो वहाँ पर संधि हो जाती है, स्वर होगा तो संधि होगी, स्वर नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। जैसे हरिम बंदे, तो हरिम, यहाँ हरिम का जो पढ़ेंगे हम उसको हरिम ही, बस जो मकार है उस मकार को अनुस्वार हो जाता है, हरिम बंदे। फिर अहम गच्छामि, यहाँ भी मकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा, अहम गच्छामि। यदि यहाँ स्वर होता, अहम, स्वर लगा दीजिए आप कोई सा भी,
तो वहाँ पर स्वर वर्ण होने पर स्वर संधि हो जाती है। वहाँ पर स्वर तो नहीं होती पर संधि हो जाती है, वहाँ पर मकार हो जाता है। फिर वहाँ पर परस्वर्ण अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह है परस्वर्ण संधि, अनुस्वार संधि, ये परस्वर्ण पांचवा वर्ण हो जाता है इसमें। देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे वह संधि है। अनुस्वार के बाद यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी कोई भी वर्ण हो उसका पंचम वर्ण हो जाता है, अंतिम वर्ण। यम गण नम, ये पांचवें वर्ण हैं सभी वर्गों के। जैसे अम धन कितः, तो यहाँ पर अम में जो अनुस्वार है और आगे का है, कित में का है। अब कित में ककार का पंचम वर्ण क्या है, का खा गा घ घा घा ज्ञा, तो गा हो जाएगा यहाँ अंकित, ऐसा बन जाएगा। पढ़ेंगे अंकित ही पर वो ज्ञा हो जाएगा वहाँ पर। संकल्प, यहाँ भी का है, का के स्थान पर ज्ञा हो जाएगा तो संकल्प। कुंठितः, यहाँ पर ठा है, टा वर्ग का वर्ण है तो टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होना, तो कुंठित ऐसा बन जाएगा। अंचित, यहाँ भी चा है, चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ञ, अंचित ऐसा बन जाएगा। अब लत्व संधि है, ये और सरल है। ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो ता वर्ग के वर्णों को ला हो जाता है, किंतु ना के बाद ला आने पर अनुस्वारिक ना होता है। ना का अनुनासिक के चिन्ह पूर्ण पूर्व पर पड़ता है। यानी ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो उसके स्थान पर ता वर्ग को ला आदेश हो जाता है। जैसे ता वर्ग के साथ ही हो जाता था, अभी हमने श्रुत में भी यही पढ़ा था, श्रुत में भी यही पढ़ा था कि यदि तरबूज पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूज गिरे, कटना तरबूज को ही है। ठीक उसी प्रकार ता वर्ग का ही हर जगह ही बदलना है। वहाँ ता वर्ग को शा और चा वर्ग हो रहा था, पर ता वर्ग को टा वर्ग होने लगा और मूर्धन्य षकार होने लगा। अब यहाँ ता को ला हो जाएगा, ता वर्ग को ला हो जाएगा, यानी ता वर्ग को हर जगह कटना है। निश्चित है, बेचारा ता वर्ग परेशान है। तो उद्दन लंघनम, यहाँ भी उल्लंघनम ऐसा हो जाएगा क्योंकि ता है और आगे उत्तर पद में ला है, तो उल्लंघनम। फिर तद्धन लीनः, यहाँ भी तल लीनः ऐसा बन जाएगा। फिर उद्धन लिखितम उल्लिखितम ऐसा हो जाएगा। ता को ला हो रहा है हर जगह, बहुत सरल संधि है। महान लाभः, अच्छा ये थोड़ा वो वाला है, तो यहाँ भी महान क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, ना। और ना क्या है, पंचम वर्ण है, और पंचम वर्णों की क्या संज्ञा होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है ना। यमगणनानाम नासिका चा, जो यमगणनम होते हैं उनकी नासिका से उच्चारण होता है। तो महान लाभ, तो यहाँ पर अनुनासिक हो जाएंगे, तो अनुनासिक होने से अनुनासिक का चिन्ह लग जाता है, महान लाभ, और उनका उच्चारण में भी परिवर्तन हो जाता है, फिर नाक से भी उच्चारण करना पड़ता है, महान लाभ ऐसा हो जाएगा। विद्वान लिखति, तो जो नकार के स्थान पर अनुनासिक हो गया। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है, अनुस्वार नहीं हुआ, अनुनासिक हुआ है। ठीक है, मुख सहित नासिकोच्चार्य मानव वर्णों नासिका, जो मुख के साथ नासिका से उच्चारित होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। और नासिका अनुस्वार से, तो नासिका सिर्फ अनुस्वार का उच्चारण होता है, यानी मुख के साथ नासिका से उच्चारण होना चाहिए। विद्वान लिखति और महान लाभ है इन दोनों का। अब छत्व, यदि शा के पूर्व पदांत में किस षष्ठ छोटी इसका सूत्र है, यदि शा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो तो या र ल व अथवा ह हो तो शा के स्थान पर छा हो जाता है। यानी यदि शा के पूर्व पद में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, यानी मान लीजिए चा हो, छा हो, जा हो, झा हो, ता था धा धा, या फिर पा फा भा मा, अर्थात पंचम वर्ण ना हो, बस इतनी बात है, टा ठा ढा ढा ये हों, या का खा गा घा ये हों, पंचम वर्ण ना हो। तो जैसे एतत् धन शोभनम, तो यहाँ पर एतत् को तकार को चकार हो जाएगा, और जो शा है उसको छकार हो जाएगा। तो एतत् शोभनम, पहले तो शकार को छकार करेंगे और फिर छकार को यहाँ हम चर्त्व करके तकार के स्थान पर चकार कर देंगे। तो एतत् शोभनम, क्या करना है, शकार को छकार करना है। यह लिखा है, ये बस शकार को छकार करता है, ठीक है, या शश को छकार करता है। अट प्रत्याहार परे,
तो शकार क्या है, यहाँ शोभनम का जो शकार है उसको छकार हो गया। फिर जो तकार बचा, फिर यहाँ चर्त्व हो जाएगा खरी चा से, तकार के स्थान पर चकार हो जाएगा। तो एतत् शोभनम। इसी प्रकार तद्धन श्रुत्वा, यहाँ भी शकार को श्रुत्वा कर देंगे हम, छ कर देंगे, श्रुत्वा हो जाएगा। फिर तकार जो अंतिम वर्ण है, तकार का तकार, तत्श्रुत्वा में क्या करेंगे, सकार को छकार करेंगे और फिर तकार को चकार कर देंगे, तो तत्श्रुत्वा ऐसा बन जाएगा। चा का आगम 6 चा सूत्र से होगा, चर्त्व नहीं होगा, यहाँ पर 6 चा से होगा, ये अलग वो है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात चा आए तो छा के पूर्व में चा का आगम होता है, 6 चा ऐसा कहता है। तरुधन छाया, तरुच्छाया, यहाँ पर देखिए तरुधन छाया, तो यहाँ पर भी तरु का जो यहाँ पर आगम हो जाता है, चा का आगम, तो यह यहाँ पर आगम कर रहा है। आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकृति, तो यहाँ पर यह आगम करता है। यहाँ पर एतत् शोभनम में चकार चर्त्व से हुआ, तत्श्रुत्वा में भी चकार हो गया चर्त्व से। अब यहाँ पर भी ये 6 चा आगम करता है, चा का। तरुच्छाया, ठीक है। जैसे ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए। छा आए तो छा के पूर्व में चा का आगम हो जाता है। जैसे तरुच्छाया, तरु की छाया या तरु छाया, तो यहाँ पर छा उत्तर पद में है और तरु में उकार जो है वह ह्रस्व उकार है, तो तरुच्छाया ऐसा हो गया। अनुच्छेदः, तो यहाँ भी अनुधनच्छेदः, अनु ह्रस्व उकार है और उसके पश्चात में छा है तो बीच में चा आ जाएगा, अनुच्छेदः। परिधनच्छेदः, ह्रस्व इकार है और उसके बाद छा है तो परिच्छेदः ऐसा बन गया। फिर रा का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, रो री, ये तो विसर्ग संधि का है। यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे स्वर राज्यम, तो यहाँ पूर्व रा का लोप हो गया और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जो पहले वाला स्वर होगा वह दीर्घ हो जाएगा। स्वर राज्यम, तो स्वराज्यम, यानी रा का लोप होकर उसका जो स्वा है उस स्वा का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। वा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, स्वराज्यम। फिर निर्रोग, यहाँ निर उपसर्ग है, स्वर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, तो यहाँ स्वर निर, निर का भी रा का लोप हो जाएगा और नी जो ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाएगा, नी ऐसा हो जाएगा, नी रोग ऐसा हो जाएगा। निरधन रसः, तो यहाँ भी रा का लोप हो जाएगा, नी का दीर्घ हो जाएगा वर्ण, तो नी रसः ऐसा हो जाएगा। फिर ना को ना होना, यदि एक ही पद में री रा या शा के पश्चात ना आए तो ना को अणा हो जाता है। यानी री हो अथवा रा हो अथवा शा हो, उसके बाद ना हो तो उसको अणा हो जाता है। कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अट अर्थात आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व का वर्ग, पा वर्ग, आंग अथवा नुम होने इन वर्णों के व्यवधान में भी यह अणत्व प्रवृत्त होता है। यहाँ नुम का आगम हो रहा हो, आंग पा वर्ग हो, का वर्ग हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये णकार हो जाता है, ना को अणा हो जाता है। जैसे नारायणाम, तो यहाँ पर आकार था, उसके बाद और रा भी है, नारायणाम तो आकार के स्थान अणा नाम हो गया। ऋषिणाम, यहाँ भी ईकार था, ऋषिणाम ऐसा हो गया और शा भी था। अब ये अभ्यास कार्यम दिगंबरः, दिक, इसमें पहला शब्द आएगा दिक, जो पहला लिखा है दिक, और फिर मत शिरः, यहाँ भी मत धन शिरः दूसरा वाला शिर, और फिर जगदीशः, जगद्धनीशः पहला जगत आएगा इसमें। अयम गच्छति, इसमें भी अयम दूसरा वाला अयम आएगा। फिर नीरोगः, इसमें निर आएगा। तल्लीनः, तद्धन लीनः दूसरा वाला लीनः आएगा इसमें। समुचितम संधिपदम चत्वा लिखत, अच्छा सज्जनः, तो इसमें पहला वाला सज्जन आएगा। तच्छ्रुत्वा, इसमें दूसरा वाला तच्छ्रुत्वा आएगा। विद्वान लिखत, इसमें भी दूसरा वाला विद्वान लिखत ऐसा हुआ। फिर संकल्प, इसमें दूसरा वाला संकल्प आएगा। उल्लेखा, इसमें भी पहला वाला उल्लेख आएगा। अधुलिखित वाक्य स्थूल पदानाम यथापेक्षम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। जगत शिवानी, तो यहाँ जगत धन शिवानी, जगत यहाँ संधि हो जाएगी। उद्धन लिखितम, उद्धन लिखितम, तो यहाँ उल्लिखितम ऐसा हो जाएगा। निर्धन रोगः,
रा का लोप, नी को गुण, नी को वृद्धि, वृद्धि नहीं, नी को दीर्घ आदेश हो जाएगा, नी ऐसा हो जाएगा, नी जो ह्रस्व नी था उसको दीर्घ नी हो जाएगा, नी रोगा। फिर कोकिला पंचमी स्वरी गायती, तो पंच चा वर्ग का अंतिम वर्ण जो है ञ, जो वही हो जाएगा पंचमी, पढ़ेंगे वही, बस जो पा के ऊपर अनुस्वार है उसके स्थान पर ञ हो जाएगा। तरुच्छायायाम, तरु छाया, ऐसा तरुच्छायायाम, तरु की छाया में, तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा 6 चा से, और मानन यहाँ भी मानम को जो मानम में जो मकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा। फिर अब विसर्ग संधि के बारे में बात है। विसर्ग के पश्चात, विसर्ग संधि वहीं होती है जहाँ विसर्ग होता है, स्पष्ट सी बात है, जहाँ विसर्ग होगा वहीं विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर भी हो या व्यंजन भी हो, उससे कोई फर्क नहीं, पर पूर्व पद में विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग की जो पहली संधि है वह सत्व संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। उसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सहा, यानी विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हों तो विसर्ग को सा आदेश हो जाता है। खर प्रत्याहार कौन सा है? खप झटत षडतप कपय शशसर, ये खर प्रत्याहार है, यानी खप षडत के खा से लेकर शशसर के रा तक जो जाता है वह खर प्रत्याहार है। इसमें वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण आते हैं और सा, शा, शा तीनों सा आते हैं, तो विसर्ग हो जाता है, विसर्ग को सा आदेश हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद शा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा, यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का स्थान मूर्धन्य षकार हो जाता है। देखिए उदाहरण द्वारा समझिए। नमः दंते, मकार में जो विसर्ग है, मकार के पश्चात जो विसर्ग है उस विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा विसर्जनीय से सहा से, तो नमस्ते ऐसा बन जाएगा, नमस्ते, क्योंकि आगे तकार है, यदि टकार होता तो वो मूर्धन्य षकार हो जाता। फिर बालकः तरति, तो यहाँ भी बालकस तरति, तावर्ग है और तावर्ग का और शावर्ग का उच्चारण समान है। जहाँ उच्चारण देखिएगा आप, उच्चारण जहाँ भी जिसका गड़बड़ होगा वहीं हम उसको वर्ण को गड़बड़ कर देंगे। यहाँ जो ता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तो जो सकार आएगा वो दंतीय सकार आएगा। इता दन ततः, इतः दन ततः, तो यहाँ भी इतस ततः, तो यहाँ भी ता क्या था? दंती ता था, तकार का दंत उच्चारण है तो इसलिए सकार भी दंती आएगा। फिर निश्चलः, यहाँ चा क्या है? तालब्य शकार, इसलिए हम यहाँ शुत्व कर देंगे, तो निश आएगा वही सकार दंती सकार, पर उसका हम शुत्व कर कर तालब्य शकार कर देंगे तो निश्चलः ऐसा बन जाएगा। फिर शिरच्छेदः, यहाँ भी शिरधन छा क्या है? तालब्य वाला, तो शिरच्छेदः ऐसा हो जाएगा। फिर धनुडन टंकार, तो धनुष्टंकारः ऐसा हो जाएगा कि धनुष का जो सकार वही आएगा दंती सकार, पर उसको आगे क्या है? टावर्ग है, टावर्ग होने से क्या हो जाएगा? स्टू न स्टू से हम उसको शकार कर देंगे, मूर्धन्य शकार कर देंगे। अब शत्व है, सत्व संधि, यदि विसर्ग के पूर्व में ई या ऊ हो या का खा या पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे निष्कपट, निष्कपट, निहिधन कपटः, तो यहाँ भी विसर्ग था, विसर्ग को सकार आदेश हुआ। कौन सा शकार? मूर्धन्य शकार, डायरेक्ट मूर्धन्य शकार आदेश हुआ, यहाँ पर दंती शकार नहीं हुआ, मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है। फिर निष्फलः, यहाँ भी मूर्धन्य शकार हुआ है, क्योंकि ये दोनों वचन बचते हैं। चा को तो हम तालब्य शकार कर देते हैं, ठीक है, मान लिए जो चा वर्ग में तालब्य शकार हो जाएगा, ता वर्ग में दंती शकार हो जाएगा और टा वर्ग में मूर्धन्य शकार हो जाएगा। अब बचा का वर्ग और पा वर्ग, अब इनके साथ क्या किया जाए? तो इनके साथ मूर्धन्य शकार ही किया जाए, ये कहा। इसलिए प्रथम और द्वितीय वर्ण होना चाहिए, का फा या का खा या पा फा, बाकी में कुछ नहीं होगा। निष्कपट, तो यहाँ भी निधन कपटः, निधन फलः, निष्फलः, दूधन कर्मः, दुष्कर्मः। यदि नमः और पुरः के बाद का खा आ या पा फा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, नमस्कार। यहाँ पर मूर्धन्य शकार नहीं होगा, सिर्फ नमः के बाद पुर हो, नमः से पहले या पुर से पहले पुर या नमः के बाद का खा आए तो विसर्ग को सकार नहीं होता। जैसे नमस्कार में नमादनकारः, नमस्कार, यहाँ मूर्धन्य शकार होना चाहिए पर नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार पुरादनकारः, तो यहाँ भी पुरस्कार है, पुरस्कार ऐसा बनेगा, पुरस्कार ऐसा नहीं बनेगा, मूर्धन्य शकार नहीं होगा, जो ऊपर हो रहा था वो यहाँ नहीं होगा। फिर विसर्ग का रुत्व उत्व गुण या पूर्व रूप,
ये देखिए, यदि विसर्ग अतो रोरप्लुदा अतो आरुप्लुदात अतो रोरप्लुदात प्लुदात अप्लुते, ऐसा है ये प्लुत और अप्लुत। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश होता है। यानी विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो जिसमें विसर्ग लगा हो उसमें, और उसके पश्चात ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश होता है। रू के स्थान पर ऊ आदेश, उसके बाद आ और ऊ के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, और फिर पूर्व रूप एक आदेश होने पर ओ ही रहता है। देखिए बालहदन अयम, तो यहाँ ऊ हो जाएगा विसर्ग को रू, फिर रू को ऊ, और फिर ऊ को आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो बालो यम ऐसा बन जाएगा। विसर्ग को ऊ आदेश हुआ, पहले तो विसर्ग को रू आदेश होगा, फिर रू को ऊ होगा, और फिर बालह आ और ऊ मिलकर बालह बाल लघु वो हो जाएगा, ला का जो लघु हलंत वाला हो जाएगा, बाल धन आ और ऊ हो जाएंगे। आ और ऊ को ओ आदेश हो जाता है, आ और ऊ क्या हो जाते हैं, गुण हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, तो बालो बाल धन ओ धन अयम, फिर ओ को परिवर्तित रूप पूर्व रूप हो जाएगा, तो बालो यम ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार सहावदत, तो यहाँ भी सा को ऊ होगा, फिर आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो सोवदत ऐसा हो जाएगा। फिर नृपधन नृपाधन अवदत, तो यहाँ भी आ को ऊ होगा, फिर ऊ को ओ हो जाएगा, तो नृपोवदत ऐसा हो जाएगा। फिर प्रथमोध्याय है, यहाँ भी आ विसर्ग को ऊ हो जाएगा, फिर ऊ को ओ और मिला देंगे प्रथमोध्याय। फिर हसीचा, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यदि अथवा या र ल व या हाँ हो तो विसर्ग के स्थान पर रा पुनः रा आदेश का ऊ तदनंतर आ ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है। जैसे तपादन वनम, यह वन क्या है, या व रला है, ठीक है, यह तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णों में काम करते हैं, अथवा या रला व जो हर्ष प्रत्याहार है। तो यहाँ पर भी देखिए तपादन वनम, तो यहाँ भी त प वनम, विसर्ग के स्थान पर रा हुआ, रा को ऊ हुआ, रा के स्थान पर ऊ आदेश हुआ, फिर ता ओ और आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो तपो वनम ऐसा बन गया। फिर मनहादन रथा, यहाँ भी रा हुआ, रा को ऊ आदेश हुआ और आ और ऊ मिलकर ओ हो गया, मनोरथ ऐसा बन गया। फिर बाला गच्छति, यहाँ भी विसर्ग को रा आदेश, रा को ऊ और ऊ आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। जो बाला के आ है, बाल लकार उत्तरवर्ती आकार, उसको अलग कर देंगे या साथ में रखिए तो भी ऊ हो जाएगा, बालो गच्छति ऐसा बन जाएगा। अब रुत्वा, यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, से मुनि धन अयम, तो यहाँ मुनि ही, इसमें भी ई और विसर्ग को रकार आदेश हो जाएगा, तो मुनि रियम, मुनि रयम ऐसा हो जाएगा। फिर हरि धन आगच्छति, हरि रागच्छति, फिर गुरु जयति, गुरु जयति ऐसा हो जाएगा। विसर्ग को रकार आदेश हुआ। इतस्ततः, यहाँ पहले वाला इतस्ततः होगा, दुष्कर्म दूसरा दुष्कर्म होगा यहाँ पर। शिवादन अवदत, यहाँ भी शिवोवदत, जो दूसरा वाला शिवोवदत है वह होगा। फिर मुनिरागच्छति, यहाँ भी पहला वाला मुनिरागच्छति होगा। मनादन रथा, मनोरथा दूसरा वाला। और छात्राधनायम, तो यहाँ भी छात्रोयम पहला वाला होगा। प्रथमा नाम, तो प्रथमो नाम द्वितीय वाला होगा। यहाँ पर भी कपि चलती, तो कपे चलती, तो यहाँ कपिश चलती। विसर्ग है कि नहीं यहाँ पर, कपिर चलती ऐसा होगा। कीटोपि कीटः धन अपि, तो कीटः विसर्ग को अकार, विसर्ग को अकार, अकार को उकार, उकार को ओकार, कीटोपि ऐसा हो जाएगा पूर्व रूप कीटोपि। भोजो नाम, विसर्ग को उकार और उकार को उकार, विसर्ग भोजः, भोजो हो गया। फिर वर्षयो हो उपरांतम, वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद, तो वर्षयो हो, तो यहाँ पर भी उपरांतम, यहाँ रकार हो गया उपरांतम। शिविर जयति, यहाँ भी शिवि ही है। फिर कई ही धन चित, यहाँ भी कई ही धन चित। फिर महापुरुषै ही, यहाँ भी महापुरुषै ही, रामई ही बनता है।
नमस्कारः, नमः धनकारः, यहाँ मूर्धन्य षकार नहीं हुआ। धनुः धन टंकार, विसर्ग को सकार, सकार को षकार, यहाँ फिर वो ष्टुत्व हो जाता है। पितुरिच्छा, यहाँ भी पितुधन इच्छा। फिर तपः वनम, तपोवनम। पुरस्करोति, पुरः के बाद विसर्ग को मूर्धन्य षकार नहीं होता है, इसलिए पुरः धन करोति तो पुरस्करोति ऐसा बना। मनस्तापस्य, यहाँ भी मनः धन तापस्य। निष्कपटः, तो यहाँ भी निः धन कपटः। बालो गच्छति, यहाँ भी बालः को रकार उकार और औकार ऐसा हो जाता है, तो बालो गच्छति ऐसा बना। अगले वीडियो में अच्छा अभी और बचा है। यहाँ पर क्या करना, त्रायते उष्णम, यहाँ हुआ म्लानम ग्लानिः और निष्कर्षः क्लेशः। का धन ला धन एषः ऐसा हो जाएगा क्या। स्वाधन ऊ धन अभावः स्वभावः। स्वाधन वा होगा यहाँ पर। फिर कर्म धन, कर्म में का आ मा होगा यहाँ पर। फिर उच्छ्वासः ओद्धन चाधन छाधन वाधन आसः उच्छ्वासः। उल्लासः, यहाँ भी ता ला, ता होगा पहले में और फिर ला होगा। उल्लासः या ला, दोनों ला भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थाने पूरयत, इसमें लिखा नहीं है कि कौन से ला लिखना है, संधि विच्छेद करके या संधि सहित ला ही ला लिखना है या फिर ता ला लिखना है, क्योंकि ता को ला आदेश हो जाता है तो ली से अधलिखितेषु यथोपेक्षितं योजयेत्। जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, सीता पुस्तकम अपठत। ये तो पता नहीं क्या करना है इसमें। संधि विच्छेद रूपम पूरयत। वृक्षच्छायां, वृक्षः छायायां ना अवतु, नव होगा, नव को आव आदेश होगा। फिर वागर्थाविव, यहाँ भी वाग अर्थौ, अर्थौ होगा, अर्थौ को आव आदेश हो जाएगा और यहाँ बाग को गा आदेश हो जाएगा। को धन अत्र, तो कहा हो जाएगा, का को ऊ और फिर ऊ को। वेत्तासी, यहाँ भी सी। महोदय महाधन उदयः, सर्वैरत्र सर्वैः अत्र। अभ्युदयः अभिधन उदयः अभ्युदयः। तदर्थम तत् धन अर्थम। शरद, यहाँ शरद शब्द होगा, शरद तकार को दकार हो जाएगा तो शरद चंद्र, फिर दकार, दकार को फिर तकार, तकार को चंद्र, शरद चंद्र ऐसा हो जाएगा। जगत जननी, जगत जननी यहाँ पर हो जाएगा। ता को जा हो जाएगा, ता को दा होगा फिर दा को जा हो जाएगा। महाधनैश्वर्यम महीश्वर्यम, यहाँ भी आई हो जाएगा। अनाधिताम नाधिताम, यहाँ तो यही होगा नाधिताम। दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ना अधिताम, ना दीर्घ हो जाएगा। अहर धन अहा, तो अहर अहा, रा को विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा। अहर अहा, आ के ऊपर रा आ जाएगा। जीवति अनाथः अपि, तो यहाँ जीवत्यनाथ अपि, जीवत नाथ्योपि, नाथोपि। और गृहे धन अपि, गृहेपि, यहाँ भी यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा गृहेपि। जगन्माता, यहाँ पर ना हो जाएगा, ता को ना हो जाएगा, जगन्माता। महान लिखति, तो यहाँ पर जो ना है वह अनुस्वार अनुनासिक वाला होगा, महान लिखति वो होगा। बहुएतौ, यह तो यही रहेगा क्योंकि यह द्विवचन है और पुलित प्रग्रहीय जो ईदुदे द्विवचनम है वह उसको द्विवचन नहीं करना, द्विवचन में प्रग्रहीय संज्ञा हो जाएगी और वैसा का वैसा ही रहेगा। यद भविष्य विनश्यति, तो यहाँ पर भी यद दा हो जाएगा, ता को दा, यद भविष्य विनश्यति ऐसा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय संस्कृतम।